चलो अब हम सीखेंगे रिटायरमेंट चैप्टर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में अकाउंट्स कैसे खोले जाते हैं, लेजर कैसे खोले जाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था आपको कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में लेजर यदि खोलने को कहा जाए, आवश्यक खाते, तो दो लेजर खोले जाते हैं। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा, जी हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत आसान है, जर्नल भी आपने किया था रिवैल्यूएशन का, याद होगा। ठीक है, जब आप जर्नल की बात करते हो तो रिवैल्यूएशन में यही तीन जर्नल खोले जाते हैं, एक लॉस के लिए, एक प्रॉफिट के लिए, एक प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच बांटने के लिए, और इसी जर्नल से हम लोग बनाते हैं लेजर, रिवैल्यूएशन का खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, जर्नल कहेगा तो इस तरह का जर्नल करेंगे, नहीं तो लेजर कहेगा तो हम लोग लेजर खोलेंगे, रिवैल्यूएशन का खाता खोलेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का खाता खोलने के लिए, रिवैल्यूएशन का खाता खोलने के लिए हम लोग जाना है क्या? ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग खोलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे खोलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है। ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता होगा, लॉस और एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इनकम और गेन्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है कि लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, लेकिन किस तरह का, किस पर लॉस और एक्सपेंसेस, एसेट्स या लायबिलिटीज। जिस एसेट्स या जिस लायबिलिटीज पर लॉस हो रहा हो, एसेट्स या लायबिलिटीज पर लॉस हो रहा है, और वो लॉस कब पता चलेगा? बैलेंस शीट के नीचे जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ रहेगा तब कंपेयर करके हम पता करेंगे कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। तो एसेट्स या लायबिलिटीज पर जो भी लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो लॉस कब होगा? जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, घटेगा, और लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब हमारा दायित्व, जब हमारा ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज बढ़ता है तो हानि होती है, और एसेट्स घटता है तो भी हानि होती है। तो जो भी लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट और गेन्स। वैसे हम लोग गेन्स ही लिखते हैं, संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग गेन्स कहते हैं। ठीक है, तो गेन्स लिखेंगे किस पर? ऑन एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज के मूल्य में जो वृद्धि होती है, तो एसेट्स का मूल्य बढ़ता है तो गेन, ठीक है, और एसेट्स का मूल्य घटता है तो लॉस। लायबिलिटीज बढ़ती, लायबिलिटीज अपोजिट है, उल्टा है एसेट्स का। लायबिलिटीज बढ़ता है तो लॉस, ठीक है, और लायबिलिटीज घटती है तो गेन या प्रॉफिट होता है। क्लियर? तो लॉस और प्रॉफिट को अपने को पहचानना है और फिर उसके बाद एंट्री करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। यदि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आए और डेबिट साइड का टोटल कम आए तो जो बैलेंस निकलेगा यहां पर बैलेंस, ठीक है, इस बैलेंस को हम लोग कहेंगे, इस बैलेंस को हम लोग कहेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है,
और इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर के बीच बांट देंगे। तो पार्टनर के कैपिटल में ही सारा कुछ बढ़ता है, ए बी और सी, सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर, और वो भी किस रेशियो में? समझ में आई बात? यदि मान लो कि डेबिट का टोटल ज्यादा और क्रेडिट का टोटल कम आए और बैलेंस यहां पर निकल जाए, तो हाँ क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल जाए, यहां पर बैलेंस निकल जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? रिवैल्यूएशन का लॉस। और रिवैल्यूएशन के लॉस को जैसे प्रॉफिट को बांटे उसी तरह लॉस को हम लोग बांट देंगे कैपिटल अकाउंट में, ए बी और सी। क्लियर है? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने के लिए हम लोग डेबिट में लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लोन अकाउंट में डालना रहेगा तो अच्छा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो भी कैपिटल में ही आएगा। ये सब के बाद पार्टनर का कैपिटल बनता है, ये सब के बाद पार्टनर का कैपिटल बनता है। जी, पहले प्रॉफिट या लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पहले कैपिटल में ट्रांसफर होता है और कैपिटल का बैलेंस लोन में ट्रांसफर होता है। एक बात छोड़ो कि तुम ये कह रहे हो कि सर यदि पार्टनर को कैश में पेमेंट नहीं करना रहे, उसका कैपिटल बैलेंस लोन में ट्रांसफर करना रहे, तो हम यहाँ पर कैपिटल क्यों लिखेंगे? यही बात तुम्हारे मन में आ रही है। तो पहले पार्टनर का कैपिटल नहीं बनता है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और रिवैल्यूएशन का जो बैलेंसिंग फिगर आता है प्रॉफिट या लॉस, उसको कैपिटल में ही बांटेंगे, उसको कैपिटल में ही डालेंगे, और फिर कैपिटल अकाउंट खोल करके ये सारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, और फिर कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर होगा लोन में। ठीक है? जो भी कुछ होगा, पार्टनर का कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये सब जाएगा कैपिटल में, और लास्ट में कैपिटल का टोटल करेंगे, फिर कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर होगा लोन में। ठीक है? तो ये था आपका रिवैल्यूएशन। कोई डाउट? जर्नल सीख लिया? कितने जर्नल? 7। लेजर में कितने जर्नल? कौन सा? एक रिवैल्यूएशन, और दूसरा अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से तैयार किया जाता है, एक कंबाइंड और दूसरा सेपरेट। एक कंबाइंड और दूसरा सेपरेट। कंबाइंड का मतलब ए बी सी तीनों का एक साथ बनेगा। सेपरेट का मतलब यदि सी रिटायर है तो सी का अलग बनेगा और ए और बी का अलग बनेगा। समझ में आई बात? यदि कंबाइंड हम बनाते हैं तो तीनों साझेदार का एक साथ बनेगा, ए बी सी तीनों का एक साथ बनेगा। और यदि सेपरेट बनाते हैं तो रिटायर पार्टनर का अलग और रिमेनिंग पार्टनर का अलग बनेगा। लेकिन इसमें होगा क्या, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। किसमें? सेपरेट वाले में टाइम ज्यादा लगेगा। अब सी का अलग बनाओ, वही चीज सी में डालो, फिर ए और बी का अलग बनाओ, वही चीज ए और बी में डालेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेबर भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा लगेगा। ठीक है? तो इससे ज्यादा मैक्सिमम केसेस में ज्यादातर लोग कंबाइंड ही बना लेते हैं ताकि एक साथ तीनों का काम चल जाए। ठीक है? सेपरेट कब बनाते हैं? अलग, जब बैलेंस शीट नहीं तैयार करना हो तो लोग सिर्फ रिटायर पार्टनर का खाता खोल लेते हैं। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में कहे कि बैलेंस शीट भी तैयार करना है रिटायरमेंट के बाद, तब तो फिर तब तो एबीसी तीनों के कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो कंबाइंड खोलते हैं। फिलहाल अभी जो हम खोल रहे हैं वो कंबाइंड ही खोल रहे हैं। चलो 3 साझेदार पर ले लेते हैं हम लोग।
यहां पर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां पर ए बी और सी, यहां पर भी पर्टिकुलर ए बी और सी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि डायरेक्ट देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई भी अकाउंट जो खुलता है वो जर्नल से, कोई भी अकाउंट जो तैयार किया जाता है, लेजर बुक जो तैयार किया जाता है वो जर्नल से। तो अब आप 11th में नहीं हो जो हम आपको कहेंगे कि पहले जर्नल बना लो फिर उसके बाद उसका लेजर बनाओ, और देखो जो डेबिट में है डेबिट में ही लिखो, नाम चेंज कर दो, याद है ना 11th वाली बात। तो अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जर्नल बना करके लेजर बनाओ। जब आपके क्वेश्चन में कहेगा जर्नल नहीं बनाना है, डायरेक्ट लेजर बनाना है, फिर आप क्या करोगे? तो आपको डायरेक्ट लेजर भी सीखना होगा। तो डायरेक्ट लेजर में बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में किया जाएगा, डेबिट में किया जाएगा, रट लेते हैं। लेकिन इसका बनाने का कुछ कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में आखिर क्या जाएगा। ठीक है, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स, वैसे लेन देन, वैसे ट्रांजेक्शन्स या वैसे लेन देन जिससे कैपिटल प्लस होता है। क्या होता है? प्लस, इंक्रीज होता है। यानी वैसे सारे लेन देन, सारे ट्रांजेक्शन्स जिससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करे, बढ़े, उसको क्रेडिट में, उसको क्रेडिट में, और वैसे सारे लेन देन जिससे पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज करे, घटे, उसको हम लोग डेबिट। वो सारे लेन देन जो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा दे उसको हम लोग क्रेडिट में, और वो सारे लेन देन जो पार्टनर के कैपिटल को घटा दे उसको हम लोग डेबिट। ये कंसेप्ट हो गया एक प्रकार का। बट हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को बाद में लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। क्यों रट लेते हैं? क्योंकि कॉमन चीज है कि जब भी हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो क्रेडिट में 4 या 5 से ज्यादा आइटम नहीं आता है और डेबिट में 3 आइटम आते हैं। तो हम लोग रट लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 4 और डेबिट में 3 आइटम हो गया, और सीडीबीडी निकाल लेते हैं। तो कंसेप्ट पर हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन मान लो कि यदि इन फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल के बाद यदि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाना पड़ेगा तो फिर उसका जरूरत पड़ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर याद तो नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग कभी कभी कंसेप्ट भी लेकर के चले कि क्रेडिट साइड में आखिर क्या आना चाहिए और डेबिट में क्या आना चाहिए। तो कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज है, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज है, और यदि कैपिटल इंक्रीज करता है, लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज घटता है तो डेबिट। ये मॉडर्न अप्रोच आपको बताया गया था 11th में भी। ठीक है, तो इसी के आधार पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में पार्टनर का कैपिटल, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बी। ठीक है, ए का कैपिटल ए में, बी का कैपिटल बी में और सी का कैपिटल सी में। लेकिन ये कैपिटल आएगा कहां से? बैलेंस शीट। समझ में आई बात? ये कैपिटल आएगा कहां से? बैलेंस शीट से। कैपिटल के जस्ट बाद एंट्री होगा गुडविल का। कैपिटल के जस्ट बाद एंट्री किसका होगा? गुडविल का। क्योंकि रिटायरमेंट में रिटायर पार्टनर को गुडविल मिलता है। इट मीन्स वो अपना हिस्सा छोड़ करके जाता है, त्याग करके जाता है। इसी त्याग के बदले में उसको गुडविल मिलता है, और उसको गुडविल देता कौन है? रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल का एंट्री 2 जगह होगा। यही कारण है तुम्हारा नहीं सीखने का। रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल का एंट्री 2 जगह होता है। एक, जिसको गुडविल मिलता है उसके खाते में क्रेडिट। मान लो कि सी रिटायर पार्टनर है, बी भी हो सकता है रिटायर, ए भी हो सकता है, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल में, इस फॉर्मेट में मान लिया है कि सी रिटायर्ड है और ए और बी रिमेनिंग। समझ में आ रही बात? तो पहला एंट्री किसका होगा? कैपिटल का, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट से आता है। दूसरा एंट्री हो जाएगा गुडविल, और गुडविल का डबल एंट्री होगा, दोहरा एंट्री होगा। जिसको गुडविल मिलेगा उसके खाते में क्रेडिट, और जिसको गुडविल बोर्ड करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, उसके खाते में डेबिट। ठीक है, तो यहां पर सी रिटायर है, सी को गुडविल मिलेगा, सी को गुडविल मिलेगा, लेकिन किसकी ओर से मिलेगा? ए और बी, क्योंकि सी का हिस्सा कौन गेन किया है? ए और बी। तो बाय एज कैपिटल और बाय कैपिटल। समझ में आई बात? तो ये हो गया गुडविल का, ये हो गया आपका गुडविल का एंट्री। मींस सी को गुडविल मिल रहा है।
अच्छा सी को गुडविल देगा कौन, ए और बी, तो ए और बी को तो लॉस होगा, ए और बी का तो कैपिटल घटेगा, अपने कैपिटल में से काट करके देगा। तो यहां पर ए और बी भी उसी गुडविल का उतने ही अमाउंट का यहां भी एंट्री करेगा ए और बी, लेकिन नाम देगा यहां पर सीज कैपिटल, और इसलिए नाम देगा सीज कैपिटल अकाउंट क्योंकि सी के लिए उसे ये साइन करना पड़ रहा है। समझ में आई बात? तो पहला एंट्री कैपिटल, दूसरा एंट्री गुडविल, तीसरा एंट्री हम लोग करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाला, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या रहता है, रिजर्व, या और क्या रह सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा और क्या रह सकता है, WCF। ठीक है, रिजर्व रहेगा तो रिजर्व, पीएल रहेगा तो पीएल, WCF रहेगा तो WCF, सारे साझेदारों के बीच बात। समझ में आई बात? अच्छा ये आएगा कहां से, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाला। समझ में आई बात? अब उसके बाद जो मैंने यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो भी कैपिटल में ट्रांसफर होता है। देख रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन पर लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट वाला एंट्री यहां पर देते हैं। प्रॉफिट आप लिख देते हो तो इंडिकेट हो गया, ना लिखोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी आ जाएगी। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों साझेदारों के बीच बांट दो, रिमेनिंग और अटैच सबके बीच, ओल्ड रेशियो। ठीक, पर लास्ट में यदि आपके क्वेश्चन में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है, वैसे अभी तक तो आया नहीं है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है तो पॉलिसी का अमाउंट भी सारे साझेदारों के बीच बांट दिया। ओके, तो मैक्सिमम 5 एंट्री, मैक्सिमम 5 एंट्री। ठीक है, कौन कौन सा साइड में लिखा हुआ है, बैलेंस शीट से कैपिटल, गुडविल, लायबिलिटी साइड वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के साथ साथ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इतना याद रखो। डेबिट साइड में मैक्सिमम 3 एंट्री, इसको छोड़कर 3 एंट्री। वो 3 एंट्री किसका होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला। जैसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या रहता है, गुडविल या पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यदि रहेगा तो सारे साझेदारों के बीच बांट, ओल्ड रेशियो। अच्छा, और ड्राइंग, यदि किसी साझेदार ने आहरण कर रखा है, क्या कर रखा है, आहरण कर रखा है, और जो भी ड्राइंग कर रखा है उसके अकाउंट्स में डालेंगे, लेकिन लिखेंगे ड्राइंग नहीं, लिखेंगे क्या, कैश, क्योंकि अमाउंट कैश के माध्यम से फॉर्म से निकला है ना, इसलिए कैश। और तीसरा एंट्री रिवैल्यूएशन का लॉस, लेकिन देख लेंगे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो लॉस, नहीं लॉस होगा तो प्रॉफिट। डाउट? अब हम क्या करेंगे, अब मेन काम अब है, अब क्या करना है कि जो साझेदार रिटायर कर रखा है, कौन रिटायर कर रखा है, सी, तो सी का टोटल पहले करेंगे, टोटल 1 कर देते हैं, सी का टोटल हम लोग पहले करेंगे, पहले ये याद रखो, टोटल 1। और सी के टोटल में से हम लोग डेबिट साइड वाला आइटम घटाते हैं, जो भी हो, चाहे रिवैल्यूएशन का लॉस हो, चाहे फिर वो क्या ड्राइंग हो, जो भी हो, हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद जो शेष निकलता है, यहां पर देखो, यहां पर बैलेंस, घटाने के बाद जो बैलेंस निकलेगा, घटाने के बाद जो बैलेंस निकलेगा यहाँ पर, ये बैलेंस, ठीक है, उस बैलेंस को, यही बैलेंस के बारे में मैं बात कर रहा था, ये निकलेगा तभी वो 4th नंबर का एंट्री होगा, सॉरी 7th नंबर का एंट्री होगा। मैं इसी बैलेंस के बारे में बात कर रहा था कि पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे, रिटायर पार्टनर का कैपिटल तैयार करेंगे, और उसके कैपिटल का जो बैलेंस निकलेगा यही हमारा क्या हो गया, ड्यू अमाउंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का मतलब बकाया राशि, किसका, सी का, किसके ऊपर, फर्म के ऊपर, सी का फर्म के ऊपर ड्यूज अमाउंट हो गया, ये बकाया राशि हो गया। अब फर्म या तो इसको पेमेंट करे या तो लोन में ट्रांसफर करे। यदि पेमेंट करेगी तो यहां पर लिखा जाएगा टू कैश, चेक से पेमेंट होगा तो बैंक, और पेमेंट नहीं होगा तो सीज लोन।
आ रही है बात? नगद में पेमेंट करेगा तो कैसे, चेक से पेमेंट करेगा तो बैंक अकाउंट, और पेमेंट नहीं होगा तो लोन में ट्रांसफर होगा तो सीज लोन अकाउंट। कोई डाउट? किसके लिए? जी, सी के लिए। समझ में आई बात? अब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल करने के बाद हम लोग बैलेंस निकालेंगे। और ए और बी का जितना बैलेंस निकलेगा, ए और बी का जितना बैलेंस निकलेगा, बैलेंस का मतलब शेष, इसको हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, और इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ए का ए में, बी का बी में। और इस कैपिटल को, रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है, इस कैपिटल को हम लोग कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल, समायोजित पूंजी, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। क्लियर? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, और डायरेक्ट बिना जर्नल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। ये थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखोगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैक्सिमम 4 या 5 एंट्री होता है, और सिस्टमेटिक याद कर लेंगे। पहला एंट्री कैपिटल का, दूसरा एंट्री गुडविल का, रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा रिटायर्ड पार्टनर को जो गुडविल दिया जाता है उसका, तीसरा एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाले आइटम का, चौथा नंबर का एंट्री रिलेशन के प्रॉफिट का, और पांचवा यदि हो तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। डेबिट साइड में 3 एंट्री किया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला आइटम जो बांटने वाला हो, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल हो, और ड्रॉइंग का, लास्ट में रिवैल्यूएशन के लॉस। ये याद कर लेना आइटम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देख लेंगे इसको।